आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस न्यूज के बारे में जो 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है। L&T के जेडी पाटिल साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एक कम्प्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज से 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जा सकता है, जिसकी मदद से भारत के फ्यूचरिस्टिक AMCA प्रोग्राम को पार किया जा सकता है। पाटिल साहब ने आगे बात करते हुए कहा है कि भारत सरकार को यहाँ पर L1 वाले मॉडल से ऊपर उठना पड़ेगा और सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को साथ में मिलकर आकर काम करना पड़ेगा ताकि ये इंजन भारतीय वायुसेना के लिए बनाया जा सके। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को समझेंगे तो आपको याद आएगा कि कुछ सालों पहले बाबा कल्याणी की तरफ से भी एग्जैक्टली यही चीज कही गई थी। हालांकि उन्होंने L1 वाली बात नहीं कही थी, लेकिन उनकी तरफ से स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि अगर सभी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मिलकर साथ में कंसोर्शियम के तहत काम करेंगी तो भारत में वो टेक्नोलॉजी है कि इंजन बनाया जा सके। और अगर आप भारत में इस समय मेटलर्जी को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में इस समय लगभग हर तरीके की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। और अगर भारत की सभी कंपनीज मिलकर ऐसा एफर्ट लगाती हैं तो भारत एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बना सकता है। यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग बना क्यों नहीं रहे। आइए कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। देखिए, किसी भी इंजन को बनाने के लिए केवल मेटलर्जी काफी नहीं होती है। मेटलर्जी के साथ साथ आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होने चाहिए, जिनकी मदद से जो चीज आपने लैब में बनाई है उसको आप मास प्रोड्यूस कर सके, सही क्वालिटी के साथ में कर सके, अच्छे कॉस्ट के साथ में कर सके और कंसिस्टेंटली कर सके। देखिए, जिस तरीके से भारत ने मेटल के ऊपर काम किया है और एलॉयज के ऊपर काम किया है, उस हिसाब से भारत के पास में वो प्रोसेसेस मौजूद हैं, बस उनको स्केल अप करने की आवश्यकता है। नेचुरल है कि जब आप उनको लैब एनवायरनमेंट से बाहर ले जाकर लार्ज स्केल पर मास प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए होंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इंजन का कट अवे मॉडल देख रहे हैं और इस मॉडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड्स लो प्रेशर टरबाइन के हैं, हाई प्रेशर टरबाइन के हैं, लो प्रेशर कंप्रेसर के हैं, हाई प्रेशर कंप्रेसर के हैं और इन सभी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग तरीके के एलॉयज का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस वजह से इनके ऊपर अलग अलग तरीके की कोटिंग भी होती है। अब बेसलाइन मटेरियल को बनाने के लिए आपको प्रेस की आवश्यकता होती है और इसी वजह से हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइसोथर्मल प्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी जो चीजें आपको चाहिए वहाँ पर वैक्यूम फर्नेसेस, प्लाज्मा स्पार्क सिंटरिंग मशीन्स और फिर इनके ऊपर मशीनिंग करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, लेजर कटिंग, ड्रिलिंग सिस्टम्स और 5 एक्सेस CNC मशीन जैसे सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ चीजें इस समय भारत में अवेलेबल हैं, कुछ चीजें आपको अक्वायर करनी है, लेकिन इनका जो वन टाइम कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। वैसे चीजें केवल यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। एक बार जब ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो इनके ऊपर अलग अलग तरीके की कोटिंग्स होती हैं और कोटिंग का प्रोसेस भी उतना ही डिफिकल्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, हाई वेलोसिटी ऑक्सी फ्यूल स्प्रेइंग का प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मा आर्क डिपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको मास प्रोडक्शन के समय स्पीड मेंटेन करनी है, प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन कॉस्ट को भी कम रखना है। हालांकि हमारी परेशानियां केवल यहीं पर खत्म नहीं होती। इन सभी चीजों को बनाने के बाद में इनको टेस्ट करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जहां पर आपको कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर्स चाहिए होंगे, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन्स चाहिए होंगी, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स की आवश्यकता होगी और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि केवल 1 या 2 मशीन से आपका काम नहीं चलेगा। आपका जिस तरीके का प्रोडक्शन रेट होगा उसके हिसाब से इनका नंबर ऊपर जाएगा और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो भारत सरकार को उठानी पड़ेगी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो चीजें लिस्ट की हैं वो केवल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं। सर्टिफिकेशन के लिए आपको अलग सेटअप चाहिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के दौरान यूज होंगे, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, फ्लाइंग टेस्ट बेड, इन सभी चीजों में आपको आगे चलकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको एक रियलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। कुछ समय पहले DRDO चीफ की तरफ से एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट दिया गया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि भारत के पास में वो सारी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके भारत एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बना सकता है। लेकिन इस तरीके के इंजन को बनाने में, डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, टेस्ट करने में, सर्टिफाई करने में भारत को 10 से 12 साल का समय लगेगा। और क्या भारत इतने समय के लिए तैयार है? इसके अलावा पूरे विश्व में किसी भी डोमेन में अगर हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं तो उसमें कॉस्ट ओवररन या टाइम ओवररन होता ही है। ऐसे में अगर भारत को अश्योरिटी के साथ में ये प्रोजेक्ट करना है और कम टाइमलाइन में करना है तो भारत को एक फॉरेन पार्टनर की आवश्यकता होगी और एग्जैक्टली वही भारत सरकार इस समय ढूंढ रही है। इशू ये है कि भारत सरकार की तरफ से इस फॉरेन पार्टनर को ढूंढने में लगभग 2 साल का समय ऑलरेडी लगा दिया गया है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश आपके साथ में हाई एंड टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। इस वजह से चांसेस हैं कि ये समय और बढ़ता चला जाए। एनीवेज, पाटिल साहब का स्टेटमेंट सही है
लेकिन रियलिटी चेक होती है समीर वी कामत सर के स्टेटमेंट के साथ में। जब तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा और भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक इंजन को लेकर भारत को बाहर के देशों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।